नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो सभी लोग आ जाइए। हम लोग बात कर रहे हैं पॉलिटी की, और पॉलिटी लगभग समाप्ति की ओर है। लगभग कंप्लीट होने वाला है सिलेबस। कुछ ही क्लासेस और बची हैं और आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ द इंडिया। देखिए, जिसको हम इंग्लिश में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं, बाकी हिंदी में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं। इसी के बारे में मैं डिटेल में चर्चा करूंगा और यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनके ऊपर भी थोड़ी सी बातें आप लोगों से करूंगा। तो सभी लोगों को नमस्कार। एक चीज़ और मैंने आप देखा है, कॉमन ग्रुप में एक मैसेज है कि सर हिंदी और इंग्लिश में नहीं है, इंग्लिश नहीं लिखते हैं। तो बेटा आप लोग ये बताइए कि ऐसा कोई सिंगल शब्द होगा जो इंग्लिश का हार्ड, जो हिंदी का टफ और मैंने इंग्लिश में ना लिखा हो। तो ये सारी चीज़ें मैं बताता हूँ, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को करवाता हूँ, तो आप लोग भी अच्छे से पढ़ते हैं। हाँ, अब लाइन टू लाइन इंग्लिश लिखना तो पॉसिबल नहीं है, बहुत समय जाता है। मान लीजिए जैसे कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, अगर मैं इसकी चर्चा करूं तो इसको अगर मैं इंग्लिश में ना लिखूं तब तो चलो दिक्कत है। इसको कंट्रोलर बोलते हैं, COM ना कि CON, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बोला जाता है। कि सर ये बताइए कि इसका वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है। मैं भाग को भी पार्ट लिखता हूँ, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर बात कर देंगे। तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। हम बात करेंगे सर कि जो पोस्ट है ये पहले किस नाम से थी, कहाँ पर इसको बनाया गया था। जब हम गुलाम थे, जब हम ब्रिटिश शासन के गुलाम थे, ब्रिटिश सरकार का भारत पर शासन था, उस समय एक पद बनाया गया था कैनिंग के द्वारा 1858 में। कब? 1858 में एक पद बनाया गया जिसे हमने महालेखा या ऑडिटर जनरल पढ़ा। कि सर सबसे पहले ऑडिटर जनरल बना और यही ऑडिटर जनरल आगे चलकर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के नाम से जाना गया। कि सर इसका नामकरण कब हुआ था, पद कब बना था, इससे संबंधित प्रश्न आपके आ जाते हैं, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके आ जाते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि सर अगर मैं बात करूं ये पद कहां से लिया गया है, पद या जो पोस्ट है ये पोस्ट किस संविधान से प्रेरित है। तो आप कहेंगे सर ब्रिटेन के संविधान से। कहां से? ब्रिटेन के संविधान से ये लिया गया है। कहां से मेरे बच्चे? तो आप लोग सारी चीज़ें बात करना, ब्रिटेन के संविधान से ये पद लिया गया है। आगे बात कर लेते हैं कि सर ये पद बनाया कब है। तो ये 1858 में ये पद बनाया गया, 1858 में ये पद बनाया गया है, जिसको हम कहेंगे कि भैया कैनिंग के द्वारा। किसके द्वारा? कैनिंग के द्वारा। तो आप कहेंगे सर कैनिंग द्वारा, जो कि गवर्नर जनरल था और प्रथम वायसराय बना। ये कौन बन जाता है? तो आप कहेंगे कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। क्या बन गया? वायसराय बन जाता है। वायसराय, जैसे कि यहाँ पर अगर इसको मैं लिख दूँ फर्स्ट वायसरॉय, कि सर फर्स्ट वायसरॉय कौन था। तो आप कहेंगे सर फर्स्ट वायसरॉय था कैनिंग। यही अंतिम गवर्नर जनरल था भारत का और यही भारत का पहला वायसराय बन जाता है। क्या बन जाता है? पहला वायसराय बन जाता है। इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार जो भारत में खर्च कर रही थी उसका लेन देन, उसका हिसाब, उसका ब्यौरा रखने के लिए पद बनाया गया था, जिसे बेटा क्या नाम दिया गया कि ये पद 1858 में किसके नाम से बनता है? महालेखाकार के नाम से बनता है। किसके नाम से? महालेखाकार के नाम से बनाया गया। महालेखाकार, जिसे अंग्रेजी में ऑडिटर जनरल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑडिटर जनरल बोलेंगे। तो यहाँ पर आप लोग लिखना ऑडिटर जनरल। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं कि सर महालेखाकार या ऑडिटर जनरल पद कब बनाया गया था। तो 1858 में बनाया गया था। किसके द्वारा? कैनिंग के द्वारा। ये पद कहाँ से लिया गया है? तो ये पद बेटा कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? तो इसे शॉर्ट में हम लोग भैया कैग बोलते हैं, CAG। इसे हम शॉर्ट में CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो आप लोग बेटा ये सारे फैक्ट डेटा को आप लोग यहाँ पर अच्छे से पढ़ते रहना। अब बात आती है सर इसका नामकरण कब किया गया।
देखिए इसका नामकरण हम बात करेंगे सर नामकरण की, कि सर इसकी नेमिंग कब होती है, नेमिंग सेरेमनी कब हो गई, तो आप कहेंगे सर इसकी नेमिंग, तो जो पहले ऑडिटर जनरल था, महालेखाकार था, और इसे 1866 में इसका नाम क्या कर दिया, 1866 में इसका नाम क्या कर दिया, तो इसका नाम अभिषेक कुमार, लव यू मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे सर इसका नाम क्या कर दिया जाता है, तो इसका नाम बदलकर इसका नाम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कर दिया। क्या कर दिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कर दिया, महालेखा परीक्षक कर दिया, महालेखा परीक्षक कर दिया। ठीक है जी, क्या कर दिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। शॉर्ट में अगर मैं लिखूं तो CAG, क्या लिख दूं इसको, CAG बना दिया गया, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसको 1866 में बनाया गया। कब, 1866 में। ठीक है जी, समझ गए आप लोग। चलिए अब एक थोड़ा सा डाउट ये रहता है बच्चों में कि सर ये पद बहुत सारी किताबों में दिया है, बहुत सारी किताबों में दिया 1857, हालांकि 1857 में ये पद नहीं बना, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1858 आया, जिसके द्वारा 1858 जब भारत शासन अधिनियम आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उसके द्वारा 1858 में ये कैनिंग के द्वारा पद बनाया गया। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें आप लोग लिख लेंगे। अब हमने पढ़ लिया कि 1866 में इसका नामकरण हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे लाल, इसका नामकरण हो जाता है। तो ये सारे फैक्ट आप लोग यहां पर लिख लीजिए, समझ गए। चलिए हमने पढ़ लिया, यहां पर हमने पढ़ा, लेकिन ये एक चीज याद रखना, क्या ये सच में ये नाम दिया गया था, तो ये नाम कब दिया गया है, तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक था, इसको नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ही लिखना अभी, क्योंकि एक और संशोधन होगा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहा गया, इसे क्या कहा गया, नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहा गया। उसके बाद बेटा क्या होता है, 1884 में एवं शब्द यूज कर लिया जाता है कि सर 1884 में इसमें नियंत्रक एवं शब्द का यूज कर लिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एवं शब्द जोड़ दिया। ठीक है, महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक। ठीक है जी, तो यहां पर आप लोग इसको समझ लेना कि भैया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कब किया गया, 1884 में। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कब किया जाता, नियंत्रक महालेखा परीक्षक 1866 में। खत्म, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा, ये मैं गारंटी लिखकर दे सकता हूं कि सर हमने पढ़ा था कि 1858 में महालेखाकार पद बना, तो फर्स्ट महालेखाकार कौन बना था, तो प्रथम जो बना था वो कौन था, तो 1860 में जो पहला महालेखाकार ऑडिटर जनरल बना था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसका नाम था सर एडवर्ड ड्रमंड। क्या नाम था, एडवर्ड ड्रमंड। तो यहां पर आप लोग लिखना कि सर एडवर्ड ड्रमंड इसका नाम होगा। तो ये सारी चीजें, माइक दूर कर लूं, बिल्कुल माइक दूर कर लिया है बेटा, माइक दूर कर लिया है। अभी कोई समस्या तो नहीं है माइक में, देखो भाई आवाज प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। एक बार रिवाइज करा देता हूं कि भैया पोस्ट कहां से ली गई है, कैग की, तो ब्रिटेन से। कब बना है पद, 1858 में, किसके द्वारा, कैनिंग के द्वारा। ठीक है, प्रथम वायसराय कौन था, कैनिंग था। किस नाम से ये पद बना था, महालेखाकार के नाम से, जिसे अंग्रेजी में ऑडिटर जनरल बोलते हैं। कि सर 1860 में पहला ऑडिटर जनरल कौन था, तो आप कहेंगे सर एडवर्ड ड्रमंड था। कौन था, एडवर्ड ड्रमंड था। कि सर इसका नामकरण 1866 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर दिया। फिर 1884 में इसमें एंड शब्द, यानी कि एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हमने CAG पढ़ा है, CAG पढ़ा है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर क्या पढ़ा है, CAG पढ़ा है। क्लियर है, यहां तक आप लोग पढ़ लेना। चलिए लिख लेंगे। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों ही शब्दों का प्रयोग मैं करता हुआ चल रहा हूं, इससे ज़्यादा मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट यहाँ तक हैं। अब बात करते हैं सर कि CAG का पद किसमें है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल,
ऑडिटर जनरल। तो आप ये बताना सर, जिसे हमने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोला, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इन सारी चीज़ों पर, इन सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग बता देना सर, यहाँ पर आप लोग मुझे बता देना कि सर ये संविधान के किस भाग में आते हैं। भाग की अगर मैं बात करूं तो भाग 5 में आते हैं, जिसे हम पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्ट 5। कि सर कौन से भाग में आता है ये? तो संविधान के भाग किस में आता है? 5 में। कि सर आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक हैं? आर्टिकल्स तो आप कहेंगे सर अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक। कहाँ से? 148 से लेकर 151 तक है। 100 देखिए 1858 में केवल पद बना था, नियुक्ति नहीं हुई थी। नियुक्ति कब हुई थी? फर्स्ट कब नियुक्ति हुई है? 1860 में। कब? 1860 में। सुमित कुमार कह रहे हैं सर वायसराय का क्या मतलब है? तो वायसराय जैसे आज की तारीख में राष्ट्रपति है, उस तारीख में वायसराय हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? वायसराय हुआ करते थे। चलिए अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं आर्टिकल्स की सर अनुच्छेद 148 में क्या दिया हुआ है। अनुच्छेद 148 में किसका वर्णन है? अनुच्छेद 148 में हम किसका वर्णन कर रहे हैं? तो आप कहेंगे सर आर्टिकल 148 की अगर मैं चर्चा करूं तो आप कहोगे सर इसमें लिखा हुआ है कैग की नियुक्ति। कैग की नियुक्ति कौन करता है? कैग यानी कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कहा गया। नहीं बिक्की जी बेटा 1858 पढ़ लो, 57 को मारो गोली, 1858 पढ़ लो, ठीक है। बहुत सारी जगहों पर लिखा है, ठीक है। मुझे याद है कि शायद मैंने पिछली बार एक बार 1857 लिखवाया था, फिर मैंने जब रिसर्च किया तो उसके बाद देखा 1858 है, तब जाकर मैंने इसको 1858 ही पढ़ा है, ठीक है जी। चलिए हम लोग बात करते हैं कि सर 1858 अनुच्छेद 148 में कि सीएजी की नियुक्ति, सीएजी लिख दूं ना शॉर्ट फॉर्म में, आप लोग सीएजी पढ़ लेंगे कि सर सीएजी कैग की नियुक्ति, कैग की नियुक्ति। कि सर कैग की नियुक्ति कौन करता है? अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो आप कहेंगे सर अपॉइंटमेंट कौन करेगा? अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? अपॉइंटमेंट की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर राष्ट्रपति द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है जी। अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट, वाय प्रेसिडेंट, तो आप लोग कहेंगे सर वाय प्रेसिडेंट। क्लियर है? तो यहां पर आप लोग पढ़ लेना कि सर वाय प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नियुक्ति करते हैं या किसी की सलाह पर? कि सर राष्ट्रपति किसकी सलाह पर, किसकी एडवाइस पर नियुक्ति करते हैं? तो आप कहेंगे सर किसकी सलाह पर नियुक्ति करेंगे? तो मंत्री परिषद की सलाह पर, संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर, संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर। किसकी बेटा? संघीय मंत्री परिषद। तो आप कहेंगे सर संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर, जिसे हम यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के नाम से जानते हैं। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स, ठीक है जी। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अगर मैं चर्चा करूं तो आप लोग पढ़ लेना कि सर सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा बाय प्रेसिडेंट सलाह एडवाइस, संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 148 के तहत सीएजी, जिसे हमने कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल पढ़ा है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पढ़ा है, ठीक है। अब क्या योग्यताएं होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? कि सर क्वालिफिकेशन भी पूछ लेगा। योग्यताएं क्या होनी चाहिए? योग्यताएं तो अगर आप लोगों से पूछा जाए योग्यताएं क्या होनी चाहिए, योग्यताएं क्वालिफिकेशन,
क्वालिफिकेशन, तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे क्वालिफिकेशन। तो सिंपल सी चीजें हैं कि सर क्वालिफिकेशन कौन से आर्टिकल में है क्या, तो अनुच्छेद 148 में ही लिखी है कि सर संविधान में नहीं है, इसका वर्णन हमारे संविधान में नहीं है, संविधान में नहीं है कि भैया क्वालिफिकेशन संविधान में नहीं है, नॉट इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप कहेंगे हाँ जी, अब बच्चे मैं पढ़ा रहा हूं नियुक्ति और बच्चे कर रहे हैं सर इसका काम क्या है। अब आप समझो, जब स्टेप बाय स्टेप नहीं चलोगे समझ में आएगा। मैं पढ़ा रहा हूं अपॉइंटमेंट और बच्चे क्या कमेंट कर रहे हैं, सर इसका वर्क क्या है। अरे स्टेप बाय स्टेप चलो, वर्क पर भी आ रहा हूं, काम पर भी आ रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर आप लोग पढ़ लो, यहां पर आपको मैं सारी चीजें कवर कराता हुआ चलूंगा, कोई सिंगल पॉइंट नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो आप कहेंगे सर तो इसकी जो क्वालिफिकेशंस हैं वो संविधान में नहीं है, नॉट गिवन इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। आप कहेंगे सर संविधान में नहीं है, नॉट गिवन इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, कि सर जी संविधान में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी, संविधान में नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान में नहीं दी हुई है। कि सर ये डिसाइड कौन करता है, कौन तय करेगा कि भैया किस व्यक्ति को महान्यायवादी बनाया जाए, सॉरी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाया जाए, तो आप कहेंगे सर संसद तय करती है। कौन, संसद तय करेगी, ठीक है। कौन डिसाइड करता है, तो आप कहेंगे सर डिसाइडेड बाय, अगर यहां पर पूछ ले तो आप कहेंगे सर डिसाइडेड बाय दी पार्लियामेंट, ठीक है जी। तो आप कहेंगे सर क्वालिफिकेशन कौन तय करता है, संसद। चलिए लिख रहे हैं आप लोग। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि सर इसकी क्वालिफिकेशन संसद के द्वारा तय की जाती हैं, ये संविधान में इसकी क्वालिफिकेशन को लेकर कोई भी चर्चा नहीं की गई है, ठीक है। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए आराम से, बड़े आराम से नोट डाउन करिए। मैं बहुत धीरे धीरे सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ कि सर कौन से भाग में है, किस आर्टिकल में, नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, योग्यताएं कहाँ पर हैं कहाँ नहीं है। अब बात करेंगे सर इसका वेतन कितना होगा, तो वेतन भी बेटा इसका वेतन कितना होगा, तो आप कहेंगे सर वेतन या सैलरी कितनी होती है, तो सैलरी भी बेटा क्या है, तो सैलरी भी गिवन नहीं है, केवल पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, ठीक है, संसद तय करती है। कौन तय करती है बेटा, संसद तय करती है, यानी कि डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। यहां भी क्या होगा, डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट, डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट, ठीक है जी, डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट। अब चर्चा क्या है, ये तो हमने पढ़ लिया कि सर संसद तय करेगी, कौन, संसद तय करेगी, ठीक है। अभी कुछ बच्चे कहेंगे सर इसकी 2,80,000 है, कुछ कहेंगे 2,50,000 है, वेतन इसका कहीं भी मेंशन नहीं है। कि सर इसका कार्यकाल कितना होता है, कि सर इसका कार्यकाल कितना है, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा बेटा, कार्यकाल भी बता देता हूं। सीएजी का टेन्योर कितना होगा, तो आप कहेंगे सर इसका टेन्योर कितना होता है, कार्यकाल कितना है, तो आप बता देना सर इसका जो कार्यकाल है वो कार्यकाल बेटा 6 साल या 65 वर्ष, 6 ईयर्स या 65 वर्ष, 6 वर्ष और 65 ईयर्स। इसका मतलब यह है या तो किसी व्यक्ति की रिटायरमेंट एज 65 साल हो जाए, या किसी का बेटा 6 वर्ष पूरा टेन्योर हो जाए। कितना हो जाए, 6 वर्ष पूरा टेन्योर हो जाए। समझ रहे हैं आप लोग। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं बिल्कुल इस पॉलिटी से, आप बेटा इस पॉलिटी से जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, चाहे आप यूपीएसआई दे रहे हो, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, यहाँ पर बहुत शानदार आएगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों के एग्जाम में आने वाली हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया कि सर इसको पद से कैसे हटाया जाता है। तो इसको पद से कैसे हटाएंगे, कि भैया पद से कैसे हटा सकते हैं, तो पद से हटाना,
रिमूवल कैसे होता है, इसका रिमूवल कैसे होगा, तो आप कहेंगे सर इसको रिमूव कैसे किया जाएगा। अगर पूछ लेंगे सर इसका रिमूवल कैसे होता है, इसको पद से कैसे हटाया जाता है, तो आप कहेंगे जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाते हैं वैसे ही इसको हटाया जाएगा, कि जिस प्रोसेस से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो आप बताना प्रक्रिया जिस प्रक्रिया या प्रोसेस जिस प्रोसेस से सुप्रीम कोर्ट के किसके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, न्यायाधीशों यानी कि जजेस को हटाया जाता है। किसको हटाया जाता है, जजेस को हटाया जाता है। केवल यही सेंटेंस आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, अब ये तो हो गई सारी चीजें। अब बात करेंगे कार्य, इंपॉर्टेंट है। इसके कार्य क्या हैं कि सर इसके कार्य क्या हैं। हाँ जी, हम लोग बात करेंगे कि सर अनुच्छेद 149 आर्टिकल 149 क्या कहता है कि सर भारत सरकार के लिए सीएजी 1950 से लेकर 1976 तक लेखांकन और परीक्षण यानी कि अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों काम करता था। लेकिन 1976 में भारत सरकार का विरोध हुआ, और जब विरोध हुआ कि भाई एक ही काम तो खर्च बना रहा है और एक ही सदस्य खर्च बना रहा है, एक्सपेंडिचर देख रहा है और वही उस एक्सपेंडिचर की जांच कर रहा है। जैसे आपको एग्जांपल दे दूं कि भैया 500 रुपये आपकी मम्मी ने आपको दे दिए कि जाओ बेटा अपना खाना पीना खा लेना और थोड़ी सी सब्जी ले आना। तो आपने उन 500 रुपये का एक लिस्ट बना दी, आपने जो है 200 रुपये का रिचार्ज करा दिया, मम्मी 199 का 199 का सोना बाबू का रिचार्ज करा दिया। लेकिन आपने मम्मा से आके कह दिया कि मम्मा मैंने जूस पिया था, मैंने ये खाया था, मैंने वो खाया था, ठीक है। तो ऐसे ही तो मम्मी को तो पता ही नहीं चल पाया कि आपने 199 का रिचार्ज भी करा दिया था। आपने तो यही बताया ना मैंने जूस खाया, आपने मैनेज कर लिया पूरा खर्चा। तो वैसे ही कैग का जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है, वही खुद रिपोर्ट बना रहा है, खुद जांच कर रहा है। तो इसमें जो है घपलेबाजी होने के चांसेस थे, करप्शन होने के चांसेस थे कि एक ही व्यक्ति बनाएगा खर्चा और एक ही व्यक्ति उसकी जांच करेगा। विरोध हुआ, विपक्ष ने विरोध किया। जब विरोध हुआ तो विरोध के समय क्या किया गया, भारत सरकार ने कि भैया कैग से अकाउंटिंग का कार्य छीन लिया। अकाउंटिंग मतलब लेखांकन का कार्य छीन लिया। अब केवल कैग परीक्षण का कार्य करेगा, ऑडिट का कार्य करेगा। अब लेखांकन के लिए भारत सरकार ने एक नया पद बना दिया जिसका नाम है CAG। तो कैग हुआ, अब एक नया पद बना CGA, कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट्स। कौन सा कार्यकाल समझ नहीं आया। कार्यकाल का मतलब है कि जैसे किसी व्यक्ति को अगर 50 साल की उम्र में कैग बनाया है तो वो 6 साल तक काम करेगा, 56 साल में रिटायर हो जाएगा। यदि किसी को 60 साल की उम्र में कैग बनाया है तो वो 6 साल काम नहीं करेगा, वो केवल 5 साल तक काम कर पाएगा, क्योंकि 65 साल अधिकतम सीमा है रिटायर करने की। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सीएजी के कार्य। सीएजी के कार्य की बात करते हैं। यहां पर मैं हेडिंग डाल देता हूं, आप भी लिख दीजिए सीएजी के कार्य वर्क्स, कि सर क्या क्या वर्क्स हो जाएंगे इसके सीएजी के कार्य। चलिए, तो यहां पर हम बात करेंगे सर कौन सा आर्टिकल है। आर्टिकल 149, अनुच्छेद 149। अनुच्छेद 149 की अगर मैं बात करूं तो आप क्या कहोगे, इसमें लिखा हुआ है कि सीएजी, अनुच्छेद 149 में सीएजी भारत सरकार के लिए, क्योंकि भारत सरकार राज्य सरकार दोनों के लिए काम करता है, भारत सरकार के लिए कौन कौन से काम करेगा, फॉर इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है जी, गवर्नमेंट। तो आप कहेंगे सर फॉर इंडियन गवर्नमेंट इसके क्या कार्य होंगे। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं कि सर ये क्या करता था। इसमें इसका कार्य है कि सीएजी भारत सरकार के लिए 1950 से लेकर 1976 तक, 1950 से लेकर
टिल 76 तक, ठीक है। इसमें कैग कैग लेखांकन लेखांकन जिसे अकाउंटिंग बोला जाता है, क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग बोलते हैं। लेखांकन एवं अकाउंटिंग, लेखांकन या अकाउंटिंग एवं समपरीक्षक, समपरीक्षक का कार्य करता था। समपरीक्षक यानी कि ऑडिटिंग का कार्य करता था। क्या करता था, ऑडिटिंग का कार्य करता था, का कार्य या वर्क करता था, वर्क करता था, ठीक है। चलिए यहां तक हमने पढ़ लिया, यहां तक हमने पढ़ लिया। आगे बात करते हैं, आगे हम लोग चर्चा करते हैं। जब विरोध हुआ, जब विरोध हुआ तो सीएजी को 1976 में, 1976 में सीएजी से कैग से अकाउंटिंग का काम छीन लिया। अकाउंटिंग यानी कि लेखांकन, लेखांकन के कार्य से मुक्त कर दिया। कैग को अकाउंटिंग के कार्य से मुक्त कर दिया। लेखांकन के कार्य से, अकाउंटिंग के कार्य से, लेखांकन के कार्य से मुक्त कर दिया। क्या कर दिया, मुक्त यानी कि फ्री कर दिया। क्या कर दिया जी, फ्री कर दिया, कर दिया। एक नोट और लिखना, ये पूरा मैंने समझा दिया, मैं केवल अभी लिखवा रहा हूं इसको। कभी आप सोचो कि सर क्या लिखने लग गए रामायण सी। 1976 में अकाउंटिंग के लिए, अकाउंटिंग या लेखांकन के लिए नया पद बनाया गया। नया पद, न्यू पोस्ट बनाई गई। क्या किया गया, नया पद, न्यू पोस्ट बनाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं CGA। ओहो, CGA, इसकी फुल फॉर्म क्या है, बनाया। इसका फुल फॉर्म क्या है बेटा, CGA को हम लिखते हैं कंट्रोलर। इसको कंट्रोलर नहीं, कंट्रोलर, कंट्रोलर जनरल, जनरल ऑफ द अकाउंट्स, ऑफ द अकाउंट्स, ऑफ द अकाउंट्स, ठीक है जी। तो आप कहेंगे ऑफ द अकाउंट्स कि भैया 1976 तक तो कैग ने भारत सरकार के लिए लेखांकन का और संपरीक्षा का काम किया, ठीक है। रिपोर्ट भी खुद बनाई, खुद भी उसका जांच किया, ठीक है, खुद उसका जांच किया। समझ गए आप लोग यहां पर, हाँ जी। 1958 में कहाँ बना दोगे आप, कहाँ बना दोगे 1958 में, चलिए। हाँ जी, लिख लिया आप लोगों ने ये सारा, पहले इसको आप समझ लिए। नहीं आशीष कुमार नहीं भैया, मैं गुस्सा किसी से नहीं होता। नहीं, यूपीएसआई में ये सिंपल है, यहां तक पूछ लेगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज्यादा डीप नहीं आएगा। ये आएगा, मैं सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें करवा रहा हूं। समझ गए आप लोग, चलिए अब बात करते हैं, अब बात करते हैं बेटा, इतना हमने लिख लिया। अब क्या होगा, अनुच्छेद 149 में ही, अनुच्छेद 149 में ही कैग राज्य सरकार के लिए क्या काम करता था। ये राज्य सरकार के लिए भी काम करता है, राज्य सरकार के लिए, सरकार के लिए, के लिए, राज्य सरकार के लिए क्या काम कर रहा है, तो आप कहेंगे सर क्या काम करता है, फॉर स्टेट गवर्नमेंट, फॉर स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कि सर इसके लिए क्या काम कर रहा है, तो आप कहेंगे सर इसके लिए, राज्य सरकार के लिए बेटा, तो ये लेखांकन का, अकाउंटिंग का और ऑडिटिंग का दोनों काम करता है। लेखांकन जिसे अकाउंटिंग बोलते हैं, ये आप इसके चक्कर में पढ़ना भी मत कि ये लेखांकन क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है। केवल ये ध्यान रखना, आपके एग्जाम में सिर्फ ये आता है कि सर कौन से अनुच्छेद में कार्य करता है, आर्टिकल 149 में, खत्म। इसके चक्कर में पढ़ो ही मत। लेखांकन एवं ऑडिटिंग,
ऑडिटिंग, संपरीक्षा, जांच करना, दोनों कार्य करता है। क्या करता है? दोनों कार्य करता है, कार्य करता है। ठीक है जी। चलिए यहां पर आप लोग लिख लेना, यहां पर आप सारी चीजों को इसको लिख लीजिएगा। चलिए हाँ जी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हमने लिख लिया। चलिए बहुत चलिए अब बात करते हैं, यहां तक हमने पढ़ा कि सर अनुच्छेद 150 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 150 में क्या लिखा हुआ है। आपको केवल आर्टिकल पूछे जाएंगे, आर्टिकल ही पूछे जाएंगे। और बता इसलिए रहा हूं ताकि आप लोग ये मेरे ऊपर ब्लेम ना लगा दें कि सर आपने समझाया नहीं था। ठीक है, अनुच्छेद 150 में है कि सीएजी क्या करता है, जो रिपोर्ट तैयार करता है उसका प्रारूप बनाता है। क्या करता है? प्रारूप, या बेटा उसका ड्राफ्ट तैयार करता है। क्या करता है? ड्राफ्ट तैयार करता है, तैयार या रेडी करता है। ठीक है जी, क्या करता है? रेडी करता है। कि सर अनुच्छेद 150 में कैग अपना प्रारूप या अपना ड्राफ्ट तैयार करता है। क्या करता है जी? ड्राफ्ट तैयार करता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, समझ गए आप लोग? बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं, यहाँ तक आपने पढ़ा। अनुच्छेद 151 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 151 में क्या लिखा है, अनुच्छेद 151 में क्या लिखा है? तो आप कहेंगे सर अनुच्छेद 151 में लिखा है कि सीएजी अपनी रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति को देता है, देता है। अगर राज्य की बात आएगी तो राज्यपाल को देगा, देश में राष्ट्रपति को देगा। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। देखिए ये तो देश में दे रहा है, अगर राज्य में बात होती कि सर राज्य में किसको रिपोर्ट सौंपेंगे, राज्य में राज्यपाल को, राज्य में राज्यपाल को। ठीक है जी, राज्य में राज्यपाल को। ठीक है, गवर्नर को, राज्यपाल को गवर्नर कहते हैं। क्या कहते हैं जी? गवर्नर कहते हैं। ठीक है जी, गवर्नर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इसको लिख लेना। चलिए जल्दी से नोट डाउन करिए। अब कुछ फैक्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सर क्या क्या फैक्ट हो सकते हैं, क्या क्या यहाँ पर फैक्ट हो सकते हैं। चलिए हाँ जी, आगे बात करते हैं कि सर कुछ फैक्ट्स जैसे आते हैं आपके एग्जाम में, फैक्ट्स क्या होंगे दोबारा से समझा दूंगा मैं अभी। जैसे कि पूछ लेगा फर्स्ट, प्रथम प्रथम कैग कौन थे, सीएजी कौन थे, फर्स्ट कैग, फर्स्ट सीएजी कौन थे? तो आप कहेंगे सर पहले सीएजी कौन थे? तो आप लोग बता देंगे सर बी नरहरि राव। स्वतंत्र भारत में बी नरहरि राव, बी नरहरि राव। ठीक है, छोटी की मात्रा ही लगेगी। वर्तमान में कौन है, वर्तमान में सीएजी कौन है बेटा, वर्तमान कैग कौन है? करंट या वर्तमान पूछ ले तो आप कहेंगे सर वर्तमान में कौन हो जाएंगे? तो आप कह देंगे सर वर्तमान में हो जाएंगे जीसी मुर्मू, ग्रीस चंद्र मुर्मू। पूरा नाम क्या है इनका? तो आप कहेंगे सर ग्रीस चंद्र मुर्मू, ग्रीस चंद्र मुर्मू, ग्रीस चंद्र मुर्मू। ठीक है जी, क्या हो जाएंगे? ग्रीस चंद्र मुर्मू। अब मैं इसको एक बार फिर से आपको समझा देता हूं, फिर नेक्स्ट मैं आपको फैक्ट बताऊंगा। मैंने यहां पर आपको समझाया था, हाँ जी, जैसे दीपक सर हैं, दीपक सर कैग ऑफिस में हैं, कैग ऑफिस में हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बच्चा शुभजीत घोष कह रहे हैं, बिल्कुल। चलिए हम बात करते हैं कि सर
जैसे आप सीजीएल से, आप सीजीएल का एग्ज़ाम दोगे, एसएससी के थ्रू जो सीजीएल का एग्ज़ाम होता है, आप सीजीएल का एग्ज़ाम दोगे तो आपको पोस्ट मिलेंगे कि भाई आप हायर पोस्ट आ गए तो आपको इनकम टैक्स ऑफिसर बना दिया जाएगा, ठीक है। और उसमें भी आप लोगों को बहुत सारे ऑफिस, जैसे कि बहुत सारे नहीं जाते इनकम टैक्स वगैरह, हम बहुत सारे कैग ऑफिस में चले जाते हैं कि मज़े से एसी के रूम में बैठेंगे, तो भैया एसी के रूम में यानी कि कैग ऑफिस में बेटा नियुक्ति हो जाती है, ठीक है जी। हाँ, देखिए राज्य सरकार से जब पूछा गया, राज्य सरकार से पूछा गया कि भाई आप अपना अकाउंटिंग का काम किसी और से करवाना चाहते हैं क्या, तो राज्यों ने कह दिया, राज्यों ने कहा कि नहीं भैया हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम दो दो ऑफिसर को हैंडल कर पाएं। इसलिए राज्यों के दोनों कार्य अकाउंटिंग प्लस ऑडिटिंग यानी कि लेखांकन और समपरीक्षा के कार्य कैग के द्वारा ही किए जाते हैं, ठीक है, कैग के द्वारा ही किए जाते हैं। मैंने कहा कि ये पद कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। कब बना है, 1858 में। किसने बनाया, कैनिंग ने। कैनिंग कौन था, भारत का पहला वायसराय था। कि सर पहला जो था कि 1858 में किस नाम से बना, महालेखाकार के नाम से। और उस समय पहला महालेखाकार कौन था, तो वो था एडवर्ड ड्रमंड था, ठीक है। 1866 में इसका नामकरण नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर दिया। फिर 1884 में इसका नामकरण नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कर दिया, सीएजी कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि कैग बेटा संविधान के भाग 5 में आता है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 148 से 151 तक है। अनुच्छेद 148 में कैग की नियुक्ति अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। वाई प्रेसिडेंट होता है। क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से सलाह कर नियुक्ति कर देते हैं, नहीं। राष्ट्रपति बेटा किसकी सलाह से, तो राष्ट्रपति किसकी सलाह से नियुक्ति करते हैं, तो राष्ट्रपति बेटा संघीय मंत्री परिषद की सलाह से नियुक्ति करते हैं। किसकी सलाह से नियुक्ति करते हैं, संघीय मंत्री परिषद की सलाह से नियुक्ति करते हैं। किसकी सलाह से बेटा, संघीय मंत्री परिषद की सलाह से। अब बात आती है, क्या सर इसकी योग्यताओं का वर्णन संविधान में दिया हुआ है, क्या इसकी योग्यताओं का वर्णन संविधान में है, तो संविधान में नहीं है। नॉट गिवन इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, के संविधान में इसकी योग्यताओं का वर्णन नहीं है। संसद डिसाइड करती है कि किस व्यक्ति को कैग बनाना है, किसको नहीं। हालांकि संसद ने एक प्रथा बना रखी है कि आईएएस अधिकारी को ही कैग बनाया जाता है। संसद का ये परंपरा है, एक उसने प्रथा बनाई हुई है, सिस्टम है कि जो आईएएस अधिकारी होते हैं उन्हें ही कैग बना दिया जाता है। अब बात करते हैं कि सर इसका वेतन कितना है। अब बात करते हैं क्या संविधान में इसका वेतन है, कि संविधान में इसका वेतन नहीं है, कि भैया कैग का वेतन संविधान में नहीं लिखा, ठीक है। सैलरी कैग की, सैलरी ऑफ कैग तो बेटा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। फिर भी अगर पूछ ले कि सर इसकी सैलरी कितनी है, तो आप क्या बताओगे, क्या बता दोगे। बहुत सारी जगहों पर बेटा कैग की, ऑडिटर जनरल की जो सैलरी है वो कितनी है, तो वो मेंशन नहीं है, ठीक है जी, मेंशन नहीं। चलिए, हाँ जी, बहुत बढ़िया, समझ रहे हैं आप लोग ये सारी चीजें। चलिए आगे बात करते हैं कि सर इसका कार्यकाल कितना है, तो 6 साल और 65 साल। चाहे तो वो 6 साल काम कर ले या उसकी एज 65 साल हो जाए। किसी को 50 साल में या 55 साल में बनाया तो वो 6 साल काम करेगा, 55 + 6 61 साल तक काम करेगा। यदि किसी को 63 साल में बनाया है तो वो 6 साल काम नहीं करेगा, वो 65 साल की उम्र तक काम करेगा, मात्र 2 साल काम करेगा। पद से कैसे हटाया जाता है, जिस प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है उसी प्रक्रिया से सीएजी को भी हटा दिया जाता है, ठीक है। कि सर ये बताएं, ये बताइए कि भैया यहां पर कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कैसे हटाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया दी हुई है, जो प्रोसेस दिया है, वो आर्टिकल 124 खंड 4 में दिया हुआ है। आर्टिकल 124 खंड 4 के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटा दिया जाता है। सीएजी के कार्य क्या है, वर्क क्या है, अनुच्छेद 149 के तहत सीएजी भारत सरकार के लिए 1950 से लेकर 1976 तक टिल 1952, फ्रॉम 1950 टिल 1966 तक
कैग जो है लेखांकन और संपरीक्षा दोनों कार्य किसके द्वारा करता था? तो आप कहेंगे अकाउंटिंग और ऑडिट का कार्य 1950 से 1976 तक कैग करता था भारत सरकार के लिए। लेकिन विरोध हुआ कि भाई एक ही जांच कर रहा है, एक ही हिसाब बना रहा है, तो जो जांच कर रहा है वो हिसाब नहीं बनाएगा, जो हिसाब बनाएगा वो जांच नहीं करेगा, वरना गड़बड़ है। तो कैग को अकाउंटिंग या लेखांकन के कार्य से 1976 में मुक्त कर दिया। 1976 में अकाउंटिंग या लेखांकन के कार्य के लिए एक नया पद सीजीए, जिसको कंट्रोलर सीजीए को कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, कब बना है? 1976 में बना है। 1949 में ही कैग राज्य सरकार के लिए फॉर स्टेट गवर्नमेंट लेखांकन का ऑडिटिंग दोनों कार्य करता है। राज्यों ने मना कर दिया कि हमारा एक से ही काम चल जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 150 में कैग प्रारूप या ड्राफ्ट तैयार करता है और उस ड्राफ्ट या प्रारूप को रिपोर्ट के रूप में राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति संसद में पेश करते हैं। राष्ट्रपति संसद में पेश करेंगे। कहां पर? संसद में पेश करेंगे। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं कि सर राज्यों में सीएजी राज्य की रिपोर्ट राज्यपाल को देगा। ठीक है भैया, अब बात करते हैं कि भैया पहले कैग कौन थे? तो बी नरहरि राव थे। वर्तमान में जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। अब बताएं, किसी को कोई आपत्ति? यहां तक किसी को कोई आपत्ति? सीजीए का पूरा नाम क्या है? हाँ जी, चलिए लिख लेंगे आप लोग ये सारी चीजें, किसी को कोई समस्या तो नहीं है? हाँ, अब कोई समस्या हो तो बताओ कि सर भारत का पहला वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ओहो, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हो। प्रथम वायसराय, फर्स्ट वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल। आप कहोगे सर कैनिंग था। कौन था? कैनिंग था। ठीक है जी, कौन था बेटा? कैनिंग था। अंतिम गवर्नर जनरल को लास्ट गवर्नर जनरल बोलते हैं, लास्ट गवर्नर जनरल। ठीक है जी, ये हो गई आपकी यहां तक सारी चीजें। हाँ जी, चलिए अब ये बताएं आप लोग, किसी को कोई समस्या है? हाँ जी, आप पंजाब से हैं, बिल्कुल। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। अब ये बताओ कि कल हम लोग बात करेंगे निर्वाचन आयोग की, थोड़ा सा लंबा चल जाएगा निर्वाचन आयोग। देखिए, कोई टॉपिक तो बहुत बड़ा हो जाता है, कोई टॉपिक 2 पार्ट में जाता है, कोई बहुत जल्दी खत्म होता है, जैसे कैग बहुत जल्दी खत्म हुआ। ठीक है, तो इसके आगे जो हम बात करेंगे कल, वो कल हम लोग बात करेंगे, कल नहीं परसों, मंडे में हम लोग बात करेंगे निर्वाचन आयोग की, चुनाव आयोग की। ठीक है, चुनाव आयोग की हम लोग बात करेंगे और मैं आपसे आशा करूंगा कि आप लोग इसको जरूर पढ़ेंगे। कल सारा रिवीजन आप लोग कर लेंगे। ठीक है जी, चलिए तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।